तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था क्रॉस गुणा, ए और बी का क्रॉस गुणा, डॉट गुणा कर चुके, क्रॉस गुणा कर लिया, क्रॉस गुणा में कई बातें भी सीखी हमने, अब उनमें थोड़ा सा और सुधार करते हैं। ये आ गए, ये भी कर लिया, खूब सारा कर लिया हमने, स्लाइडें बता रही है कि काफी सारा हो गया। अच्छा ठीक है, हम यहां पे आ गए थे। सदिश गुणा के महत्व तक हम लोगों ने कर लिया था। ए क्रॉस बी, सी बराबर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में मैंने बताया था कि आपको एक ऐसा सदिश प्राप्त होता है जब भी आप क्रॉस गुणा करते हैं। इसका महत्व ये है कि आपको एक अभिलंब सदिश प्राप्त होता है, लंब सदिश प्राप्त होता है, लंबिक सदिश प्राप्त होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर प्राप्त होता है, जो आपके दो वेक्टर जो दिए गए हैं उन दोनों के लंबवत होता है, उन दोनों के लंबवत होता है। ठीक है ना, जो आपके दो वेक्टर जो आपने दिए हैं उसको, जिनको दो को आप क्रॉस करवा रहे हैं ए और बी, उन दोनों को मिला लीजिए, एक समतल बना लीजिए, सीमेंट करवा ले, फिर ये लंब ऐसे होगा। तो आपका क्रॉस गुणा हमेशा लंब सदिश को निरूपित करेगा। जब भी आप कभी लंब सदिश चाहिए, अभी हमें बहुत जगह जरूरत पड़ेगी, आगे जैसे से पढ़ेंगे, कई जगह हमें लंब सदिश, खासकर 3D ज्योमेट्री जब हम पढ़ेंगे तब हमें लंब सदिश की बहुत जरूरत पड़ेगी, जिसे अभिलंब सदिश कहते हैं, नॉर्मल वेक्टर कहते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी। अभी वेक्टर कैलकुलस चल रहा है, उसमें भी आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वहां पे भी हमें नॉर्मल वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो नॉर्मल वेक्टर हमें कौन देता है? क्रॉस गुणा। क्रॉस गुणा का उपयोगिता यही है कि ये आपको लंब सदिश देता है, ये आपको लंब सदिश देता है, ए क्रॉस बी देता है आपको, यानी ए और बी के लंब सदिश देता है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, मैंने आपको डॉट गुणा करने का, एक क्रॉस गुणा करने का तरीका बताया था कि आप सारणिक की सहायता से क्रॉस गुणा कर सकते हैं। बिल्कुल, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सारणिक की मदद लेके ही क्रॉस गुणा कर सकते हैं, बिना सारणिक से नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बिना सारणिक से भी कर सकते हैं, मतलब बिना सारणिक से, हाँ बिल्कुल बिना सारणिक से भी कर सकते हैं। आ जाओ कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। इसी को ले लेता हूं मैं और बिना सारणिक से करता हूं। देखो बिना सारणिक से कैसे होता है, सबसे पहले तो क्रॉस गुणा के रूल समझ लो, क्रॉस प्रोडक्ट के रूल, रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट मतलब सदिश गुणा के रूल। रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से गुणा होंगे, आई जे के, आई जे के, और ये एक सर्कल में गुणा होंगे, सर्कल में, सर्कल घड़ी की दिशा में चलेगा, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई। जब आई क्रॉस जे करोगे तब तो आपको के वेक्टर, जो तीसरा वेक्टर होगा, जब भी आप इनको घड़ी की दिशा में, देखो घड़ी की दिशा में है ना, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है ना आपकी, घड़ी की दिशा में चलना है, घड़ी की दिशा में आपको चलना है। जैसे आई और जे की क्रॉस गुणा के आएगी, जे और के की क्रॉस गुणा आई आएगी, आई और जे की क्रॉस गुणा के आएगी। तो ये इस तरीके से जे और के की आई आएगी, के और आई की जे आएगी। तो दो सदिश लीजिए, उनकी क्रॉस गुणा तीसरा सदिश आएगा, उनकी क्रॉस गुणा तीसरा सदिश आएगा। जैसे मैंने कहा कि आई क्रॉस जे बराबर के आएगा, आई जे की गुणा अगला के आएगा, जे के की गुणा आई आएगा, और के और आई की क्रॉस गुणा के क्रॉस आई जे आएगा। अगर उल्टा करें तो, घड़ी की विपरीत दिशा में जाएं तो, देखो घड़ी की दिशा प्लस मानी गई है, घड़ी की दिशा को प्लस कहा गया है। अगर आप घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे तो फिर माइनस आएगा, घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे तो फिर माइनस माना जाएगा। मान लीजिए आप कहते हैं जे क्रॉस आई करूं तो कर लो जे क्रॉस आई माइनस के कहलाएगा। फिर घड़ी की दिशा में प्लस है, घड़ी की विपरीत दिशा में माइनस है, बोला रूल है भाई, रूल बुक, हर चीज रूल से तो चलती है, तो इनके रूल ये है। कहां गया?
नहीं है ये, ठीक है ना। रूल बुक इनकी ये है कि भाई घड़ी की दिशा में प्लस है और घड़ी की विपरीत दिशा में जाते हो तो माइनस माना जाएगा। यानी अगर आपने जे क्रॉस आई किया कर सकते हो, मना नहीं है, लेकिन के नहीं बल्कि माइनस के कैप आएगा। फिर ऐसे ही आपने जे क्रॉस के की बजाय के क्रॉस जे किया कर सकते हो, होगा लेकिन माइनस आई आएगा। ऐसे ही के क्रॉस आई को अगर आपने आई क्रॉस के किया तो ये आपका माइनस जे आएगा। ऐसा नहीं कि मना किया, मना नहीं किया गया, कर सकते हो लेकिन नेगेटिव आएगा फिर, क्योंकि एक को पॉजिटिव रखना है एक को नेगेटिव रखना है। तो इन लोगों ने इसे पॉजिटिव रखा है उसे नेगेटिव रखा है, एक को पॉजिटिव रखना था एक को नेगेटिव रखना था। अब दोनों पॉजिटिव रखेंगे तो फिर तो दिशा का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जबकि सदिश गुणा में तो दिशा का फर्क पड़ता है। तो इसलिए एक दिशा को प्लस कर दिया एक दिशा को माइनस कर दिया। क्लियर, ठीक है। इसके बाद में अगर दो सेम वेक्टर क्रॉस गुणा करेंगे तो आई क्रॉस आई करेंगे तो आई क्रॉस आई 0 आएगा, जे क्रॉस जे 0 आएगा, के क्रॉस के 0 आएगा। अगर ये क्रॉस होते हैं तो फिर ये 0 वेक्टर बनाएंगे। सेम वेक्टर क्रॉस गुणा करने पर 0 बनाएंगे। और सेम वेक्टर क्रॉस गुणा पे 0 क्यों बनाते हैं? तो सीधा परिणाम है कि ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। तो अगर दो सेम सदिश होंगे तो दोनों के बीच का कोण कितने का होगा? 0 को। साइन का मान कितना होता है? 0। साइन 0 का मान 0 होता है कि जब भी दो सेम सदिश, अगर दोनों सदिश सेम है ना, दोनों सदिश सेम है और उनकी क्रॉस गुणा करवा रहे हैं और उसका परिमाण निकाल रहे हैं, तो उसका परिमाण होता है ए का परिमाण, बी भी ए है तो वो भी ए का परिमाण, इंटू साइन थीटा, दोनों के बीच का कोण, दोनों सदिश सेम है तो बीच का कोण 0 हो गया, साइन 0 का मान 0 हो गया, 0 आ गया। और अगर किसी सदिश का परिमाण 0 है, कोई सदिश है उसकी लंबाई 0 है, तो इसका मतलब वो सदिश भी 0 है, क्योंकि लंबाई सदिश 0 लंबाई वाला सदिश 0 ही होगा। इसलिए समान सदिशों की क्रॉस गुणा 0 होगी। समान सदिशों की गुणा, समान सदिशों की क्रॉस गुणा 0 होंगी। ठीक है, तो ये रूल बुक हमारा काम करेगा। अब पिछला सवाल ही ले लेते हैं और पिछले सवाल को ही हम लोग बिना सारणिक की सहायता से आई 2 जे 3 1 2 3 1 2 माइनस 1 ए क्रॉस बी करता हूं मैं और बिना सारणिक से कर रहा हूं। आई प्लस 2 जे प्लस 3 के क्रॉस 1 प्लस 2 माइनस के। चेक कर लो एक बार, सही है। 1 2 माइनस 1, ठीक है। अब मैं क्रॉस गुणा करता हूं, आ जाओ बारी बारी से, एक एक। आई क्रॉस आई प्लस आई क्रॉस जे प्लस आई क्रॉस के प्लस फिर जे वाला 2 जे क्रॉस आई प्लस 2 जे क्रॉस जे माइनस जे क्रॉस के, फिर के साथ गुणा करो, तीसरी गुणा के साथ 3 के क्रॉस आई 3 दूनी 6 के क्रॉस जे माइनस 3 के क्रॉस के। तो अगर हम ऐसे ब्रैकेट खोल के गुणा करते हैं तो ये गुणा इतनी लंबी जाती है तो अपना इतना लंबा ये खुलता है। अब ये खुलेगा, अब सारे रूल लगाओ अपने और सॉल्व करो। आई क्रॉस आई 0 हो गया, प्लस आई क्रॉस जे, वहां से देखो आई क्रॉस जे के कैप हो गया तो ये 2 के हो गया। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के कहाँ है? ये रहा, आई क्रॉस के हो गया माइनस जे, आई क्रॉस के माइनस जे हो गया, माइनस माइनस प्लस जे हो गया, प्लस जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस के हो गया,
ये माइनस के आ गया, तो ये हो गया माइनस का 2k कैप। फिर j क्रॉस j 0 हो गया, फिर j क्रॉस k i कैप हो गया, फिर k क्रॉस i j कैप हो गया, फिर k क्रॉस j माइनस i कैप हो गया, k क्रॉस k 0 हो गया। अब i से i जोड़ लो, तो ये आ गया माइनस का 2 i कैप हो गया 2 8 i कैप। j और j कितना हो गया, 3j और 1 4j, 4j। k कितने हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, 0 हो गए। माइनस का 8 i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0 k कैप। लास्ट टाइम क्या आया था, माइनस 8 4j, यही आया था, दोनों सेम आए। लेकिन क्या ये करने लायक है, नहीं, सारणी वाला ज्यादा ठीक है। बस यही बात है। खोल तो आप इसको ऐसे भी सकते हैं, लेकिन ऐसे खोलेंगे तो बहुत सारी गुणा करनी पड़ेगी, बहुत सारी, और ये परेशान करेगी। तो इससे बेटर है कि हम लोग सीधा सारणी की मदद लें और खोल लें। इसमें हमें ये देखना नहीं पड़ता कि i क्रॉस j माइनस आया या प्लस आया, वो घड़ियां नहीं देखनी पड़ती। बिना घड़ियां देखे सीधा मान रखो, क्रॉस करो, उत्तर आ जाता है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है क्रॉस गुणा करने का, बजाय इस तरीके से एक एक को खोल खोल के क्रॉस गुणा करना सही नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं, अगली चीज पे आते हैं हमारे। इस पे एक दो सवाल कर लेते हैं, है ना, एक दो सवाल कर लेते हैं। ये रहा, ए का परिमाण 4 है, बी का परिमाण 2 है, ए और बी के बीच का कोण π/6 है। तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर बताइए, ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ए क्रॉस बी का स्क्वायर। सदिशों में जब भी सदिशों में किसी सदिश का स्क्वायर करवाया जाता है, तो सदिशों के स्क्वायर का मतलब होता है ए डॉट ए, है ना। ये बात याद रखिएगा, जब भी किसी सदिश का स्क्वायर कराया जाता है तो स्क्वायर का मतलब होता है ए डॉट ए, और ए डॉट ए ये तो ए के परिमाण का स्क्वायर हो गया, क्योंकि बीच का कोण 0 डिग्री हो गया, बीच का कोण 0 डिग्री हो गया। इस बात को बार बार अपने दिमाग में रखिएगा कि ये तीन चीजें एक ही बात है। अगर आप किसी सदिश का स्क्वायर लिख रहे हैं, या फिर आप ए डॉट ए लिख रहे हैं, या फिर उसके परिमाण का स्क्वायर लिख रहे हैं, ये तीनों बातें दिखने में अलग अलग दिख सकती है, लेकिन तीनों का मतलब एक है। एक सदिश का स्क्वायर का मतलब हुआ ए को रिपीट करना है डॉट गुणा में, तो ए डॉट ए हो गया। फिर ए के परिमाण का स्क्वायर कैसे आया, ए डॉट ए का मतलब क्या होगा, ए का परिमाण इंटू ए का परिमाण इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा तो 0 होगा क्योंकि दोनों सेम वेक्टर है, तो वो कॉस 0 हो गया, कॉस 0 का मान 1 हो गया। तो ए का परिमाण इंटू ए का परिमाण, ए के परिमाण का स्क्वायर हो गया। तो ये तीनों बातें एक ही होती है, किसी सदिश का स्क्वायर करना, किसी सदिश को उसी सदिश के साथ डॉट गुणा करना, या उसके परिमाण का स्क्वायर करना, तीनों बातें एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, ए क्रॉस बी का स्क्वायर करिए। ए क्रॉस बी तो सदिश होगा, तो सदिश का स्क्वायर पूछा है, और सदिश का स्क्वायर का मतलब उसके परिमाण का स्क्वायर, यानी आपसे ये पूछ रहा है ए क्रॉस बी के परिमाण का स्क्वायर बताइए, ए क्रॉस बी के परिमाण का स्क्वायर बताइए। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। तो यह बराबर होगा, ए क्रॉस बी का परिमाण बराबर होता है ए क्रॉस बी का परिमाण होता है ए का परिमाण
बी का परिमाण इंटू साइन थीटा होता है। हमें दिया हुआ है, रख दो मान, दिया हुआ है मान रख दो। ए का परिमाण 4, बी का परिमाण 2 साइन π/6, π/6 यानी 30 डिग्री। साइन 30 का मान होता है 1/2, ये कट गया, 4 आ गया। हमें ए क्रॉस बी का परिमाण नहीं बल्कि स्क्वायर चाहिए। ए क्रॉस बी के परिमाण का स्क्वायर बराबर हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया 16। तो आंसर आ गया 16। सही है, सही है, ठीक। अगला सवाल ध्यान से देखिए, समझिए। ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर 144। ए का परिमाण 4 है तो बताइए बी का परिमाण कितना होगा। ए का परिमाण 4 है तो बताइए बी का परिमाण कितना होगा। ये बात याद रखने वाले, किसी भी सदिश का स्क्वायर ए डॉट ए तो यहाँ पे क्या पूछा है उस हिसाब से अगर हम आए तो हमसे पूछा है ए क्रॉस बी का स्क्वायर, मतलब ए क्रॉस बी के परिमाण का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी के परिमाण का स्क्वायर बराबर 144। हम जानते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला क्या कहता है, हमारे पास कल ही तैयार किया हुआ एक फॉर्मूला है कि ए क्रॉस बी, ए और बी वेक्टर की क्रॉस गुणा करके परिमाण का स्क्वायर करें, ए डॉट बी का स्क्वायर करें, दोनों को जोड़ दें तो यह बराबर आ जाएगा ए का परिमाण का स्क्वायर इंटू बी के परिमाण का स्क्वायर। ये सूत्र होता है, बस यही हमारे काम आ जाएगा। मान रख दो, इसका मान तो हमें दिया हुआ है 144, तो इसकी जगह 144 आ जाएगा। ये आ गया 144। इसका मान ए के परिमाण का मान कितना है 4, ये 4 आ गया। बी के परिमाण का मान निकालना है, ये 16 हो गया। 144 में 16 का भाग लग गया, 9 आ गया। बी के परिमाण का स्क्वायर 9 आ गया, तो बी का परिमाण आ गया हमारा 3। तो ये आंसर आ गया 3। ये 3 आ गया, ठीक है नहीं, सही। बढ़ जाऊं आगे। ठीक, अगला सवाल लीजिए इस पे।
लीजिए प्रभु एक और सवाल, इसी बात पर एक और ले लीजिए। ए का परिमाण बराबर 2 है, बी का परिमाण 5 है, ए क्रॉस बी का परिमाण 8 है, तो ए डॉट बी का मान कितना होगा? एन कैप दिशा होती है, कैप का मतलब दिशा होती है, एकांक सदिश, कैप लगा हुआ है मतलब एकांक सदिश है। डॉट में कॉस क्यों लेते हैं, क्रॉस में साइन क्यों लेते हैं, बता चुका मैं आप लोगों को, आपको याद होगा कि मैं बता चुका आपको। ये इसका संबंध 3D ज्योमेट्री से है। 3D के अंदर जो कोण की परिभाषा है उसी कोण को आपने सदिशों में चेंज किया है। तो वेक्टर एक्चुअल में जो है वो 3D है, 3D ज्योमेट्री है। जो 3D ज्योमेट्री है उनके फॉर्मूलों को वहां से उठाकर सदिशों में बदला गया है। तो वहां देखिए, वहां पे जब भी आप दो समतलों के बीच में या दो रेखाओं के बीच में कोण निकालते हैं, 3D पढ़ेंगे तब देख लीजिएगा, पढ़ा हुआ याद आ रहा है थोड़ा बहुत, तो याद करिए कि दो रेखाओं के बीच का कोण या दो समतलों के बीच का कोण जब आप निकालते हैं तो कॉस थीटा यूज करते हैं आप, कॉस थीटा। बस वहां से उठा के यहाँ डॉट गुणा बना दिया, उसी को उठा के डॉट बना दिया और डॉट से क्रॉस बन गया। ए का परिमाण 2, बी का परिमाण 5, ए क्रॉस बी का परिमाण 8, तो ए डॉट बी का मान कितना होगा? तो ये हमारा फॉर्मूला कहता है ए क्रॉस बी के परिमाण का स्क्वायर इंटू ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर हो गया आपका ए के परिमाण का स्क्वायर ठीक है। यहां जाएगा ए क्रॉस बी का मान है हमें पता है कितना, 8, ठीक है, ये 8 आ गया। ए का परिमाण 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, बी का परिमाण 5, 25 हो गया, ये 100 हो गया, अरे 8 64 उधर चला गया, 100 माइनस 64 36, ये 6 आ गया। ए डॉट बी का परिमाण 6 हो गया, ये 6 आंसर आ गया। अब यहाँ पे एक प्यारी सी बात, छोटी सी बात लेकिन बड़ी काम की बात, देखो ये जो डंडे हैं ना, इन डंडों का थोड़ा महत्व समझिएगा। ये डंडे हमेशा अलग अलग जगह आते हैं, अलग अलग जगह आते हैं, अलग अलग मतलब भी होता है। जब आप सारणिक निकालते हैं तब भी 2 डंडे लगाते हैं, सारणिक के भी 2 डंडे होते हैं। जब आप मापांक निकालते हैं, मापांक किसी नंबर का, तो भी 2 डंडे आते हैं। सदिश का परिमाण निकालते हैं तब भी 2 डंडे आते हैं। तो ये जो 2 डंडे हैं ना, पहले ध्यान से देखिएगा कि 2 डंडे किसके साथ लगे हुए हैं, किसके साथ लगे हुए हैं उसको देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तब समझ में आएगा कि 2 डंडों का यहाँ पे क्या मतलब है ना। ये 2 डंडे बड़े इंपॉर्टेंट है। ये 2 डंडे से पहले आपको ये देखना पड़ेगा 2 डंडों के अंदर कौन है, 2 डंडों के अंदर कौन है। तो जो 2 डंडों के अंदर है ना, उससे समझ में आएगा कि ये 2 डंडे यहाँ पे किस लिए आए हैं, क्योंकि ये 2 डंडे अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों के साथ अलग अलग मायने रखते हैं, है ना। समझिए 2 डंडों का महत्व है। एक पेज ले लेता हूं, दो डंडों की उपयोगिता। पहला एक, अगर इस तरीके से लिखे हुए हैं, है ना, और वो कह रहा है कि ये सारणिक है, ये 2 डंडे सारणिक वाले हैं, तो फिर इसे सारणिक समझना है कि अच्छा ये सारणिक वाला है, अच्छा अच्छा सारणिक वाला है। और यहाँ यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, 4 संख्याएं लिखी पड़ी है, ऑब्वियसली बात है सारणिक ही होगा, ये 2 डंडे सारणिक के ही होंगे।
है ना। तो कई बार बताने की जरूरत नहीं है कि भाई सारणी के डंडे हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे। 4 अंक लिखे हुए हैं या 9 अंक लिखे हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है सारणी के डंडे। ये मापांक वाले डंडे तो नहीं है, ये मापांक वाले डंडे तो नहीं है। डन। नंबर 2, अगर कोई सदिश अंदर लिखा हुआ है और फिर 2 डंडे लगे हुए हैं, अब भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि 2 डंडे सदिश के ऊपर लगे हुए हैं। सदिश के ऊपर लगे हुए मतलब सदिश का परिमाण की बात हो रही है। ठीक है। नंबर 3, अगर कोई अदिश संख्या ए है, ए कोई अदिश है, उसके ऊपर लगा हुआ है, मान लीजिए कोई एक्स है, अब लगा हुआ है, ये कोई वेक्टर तो नहीं है, एक्स कोई वेक्टर तो नहीं है, वेक्टर होता तो वेक्टर का चिन्ह लगा होता, एक्स कोई वेक्टर नहीं है, इसका मतलब ये कोई संख्या है। अगर संख्या पे डंडा लगा हुआ है, इसका मतलब है ये माइनस प्लस करने आया है, ये मापांक है। एक्स अगर एक वास्तविक संख्या है, इसका मतलब ये मापांक है। मापांक क्या करते हैं, माइनस को प्लस कर देना, प्लस को प्लस कर देना। माइनस है तो उसको प्लस कर देना, और प्लस है तो उसको प्लस कर देना, मतलब वैसा का वैसा रख देना। यहां पे इनका मतलब ये होगा। ठीक है, क्लियर है। नंबर 4, चौथा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके आगे डंडे लगे हुए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आइटा, अगर इस तरीके का कोई नंबर है फिर डंडे लगे हुए हैं, इसका मतलब यहां मोड पूछा गया, मापांक पूछा गया। 2 + 3 आइटा का मापांक पूछा गया। अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग, 9 4 13, अंडर रूट 13। तो ये देखना जरूरी है कि ये डंडे किसके साथ लगे हुए हैं, तो खुद बताएगा। वो तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, वहां पे भी डंडे आएंगे, अपने आप समझ जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर अंदर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये मापांक निकालने आए। अगर कोई रियल नंबर है, कोई वास्तविक संख्या है, उसके आगे डंडे लगे हुए, मतलब उसका माइनस को प्लस करने आया है, और अगर पहले से ही प्लस है तो प्लस रख देगा, माइनस है तो प्लस कर देगा। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई सदिश है, उसके आगे पीछे डंडे लगे हुए हैं, मतलब उसका परिमाण निकालने के लिए आए हुए हैं। किसी सारणिक है, उसमें डंडे लगे हुए, मतलब सारणी का मान निकालने आए हुए। तो ध्यान से देखिएगा, अलग अलग जगह पे डंडे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो पहले ये देखिएगा कि इसके अंदर कौन है, या सवाल खुद बता देगा। कहीं कंफ्यूजन का मामला हुआ तो वहां सवाल आपको खुद बताएगा। कंफ्यूजन का मामला हुआ तो सवाल खुद बताएगा। कंफ्यूजन कहाँ होती है, इक्के दुक्की जगह है जहां पे कंफ्यूजन होती है, वहां आप सवाल पे भरोसा रखिए, सवाल आपको। अगर कोई कंफ्यूजन का केस हुआ, जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करो -2 है और ये डंडे लगे हुए हैं, अब इसके यहाँ पे 2 मतलब निकलते हैं। 2 मतलब ये निकलते हैं कि भैया -2 लिखा है, कहीं ये सारणिक तो नहीं है, क्योंकि 1/1 की भी तो सारणिक होती है, एक पंक्ति एक स्तंभ की सारणिक भी तो होती है, या ये कोई रियल नंबर है, तो वो सवाल वाले की जिम्मेदारी होगी, वो सवाल आपको बताएगा कि भैया ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, यहाँ पे 2 डंडे सारणिक के हैं। अच्छा सारणिक के हैं तो ठीक है, तब आंसर आ जाएगा -2, क्योंकि भाई सारणिक है, ये डंडे माइनस को प्लस करने वाले नहीं है, ये डंडे सारणी का मान निकालने वाले। तो सारणी का मान 1/1 की सारणी का मान वही होता है जो नंबर है, तो -2 उत्तर आ गया। लेकिन ये कहता है कि नहीं, ये कोई सारणिक नहीं है, ये मापांक है। अच्छा मापांक है, मतलब माइनस को प्लस करने वाला, हाँ, तो ये 2 हो गया। तो अगर कहीं कंफ्यूजन का मामला हुआ तो सवाल खुद आपको बता देगा, चिंता मत करिए। कहीं भी कंफ्यूजन हुआ तो सवाल आपको बता देगा कि ये मापांक है या सारणिक है। सारणिक है मतलब मान निकालना है, तो मान जो है सो है 1/1 की सारणी का मान वही होता है, 1/1 की सारणी का मान तो जो होता है सो वही होता है। हाँ, अगर ये मापांक है तो फिर ये माइनस को प्लस कर देगा। तो अगर कुछ ऐसा हुआ तो सवाल आपको खुद बता देगा कि इसका क्या अर्थ है। अदरवाइज सेल्फ अंडरस्टूड हो जाते हैं अपने आप ही कि हाँ भाई कौन सी स्थिति में क्या है। अब सदिशों पे लगा, इसका मतलब ये सदिशों वाला है ना। इसलिए इसको बता के अगर कहीं कंफ्यूजन हुआ, मैंने कहा सवाल खुद देगा, आपको खुद बताएगा। और आपको भी पता होगा यार, मैट्रिक्स से सवाल कर रहे हैं, यहाँ पे ये मोड, यहाँ पे डंडे मैट्रिक्स के लिए आए, खुद ही पता चल जाएगा। टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको पता है कि टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में यहाँ डंडे आए हैं, मतलब ये डंडे यहाँ पे इस काम के लिए आए होंगे। कॉम्प्लेक्स में डंडे आते हैं तो कॉम्प्लेक्स वाले डंडे, मापांक वाले डंडे, यहाँ सदिश पढ़ रहे हो तो यहाँ वाले डंडे, और सारणिक में सारणिक वाले डंडे।
ठीक है, चलो बढ़िया, आप लोग समझ गए। आ जाओ, अब ये सवाल हो, एक बढ़िया सवाल, शानदार। ए वेक्टर आपको दिया गया, ए बराबर आई प्लस जे प्लस के, ये आपका वेक्टर है। ए आपका आई प्लस जे प्लस के, ए कोई वेक्टर है, ए डॉट बी 1 के बराबर है। अब बी कौन है वो तो नहीं बताया, राज की बात है, बी नहीं बताया, कोई बात नहीं। ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है, जे माइनस के है, तो बताओ बी वेक्टर कौन सा होगा, बी वेक्टर कौन सा होगा। नहीं, वेक्टर कैलकुलस और वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस का मतलब होता है खाली वेक्टर पढ़ना, जो भी आप पढ़ रहे हैं इसको वेक्टर एनालिसिस कहते हैं। इसमें हम कोई अवकलन नहीं करेंगे, इसमें केवल वेक्टर लेंगे, उनको जोड़ेंगे, उनको घटाएंगे, उनके मतलब को समझेंगे, तो यह है वेक्टर एनालिसिस। सिर्फ वेक्टर का अध्ययन करना, सिर्फ वेक्टर का अध्ययन करना, ये वेक्टर एनालिसिस है। वेक्टर कैलकुलस वो होती है जिसमें वेक्टर को अवकलन या समाकलन के साथ जोड़ दिया जाए, मतलब वेक्टर का अवकलन किया जाए या समाकलन किया जाए, जैसे हम सुबह करते हैं वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर का अवकलन और समाकलन, तो वेक्टर कैलकुलस होता है जिसमें अब उसमें देखेंगे आप, तो हमें वेक्टर नहीं पढ़ रहे हैं, वहां पे हम अवकलन कर रहे हैं, कभी आंशिक अवकलन कर रहे हैं, कभी डेल बना रहे हैं, कभी ग्रेडियंट बना रहे हैं, कभी कर्ल बना रहे हैं, तो अवकलन कर रहे हैं, कुल मिला के हर तरीके से भांति भांति के तरीके से अवकलन कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे हम कोई अवकलन नहीं कर रहे, यहाँ पे या तो डॉट करवा रहे हैं या क्रॉस करवा रहे हैं, है ना, तो ये वेक्टर एनालिसिस कहलाती है। वेक्टरों का अध्ययन, सदिशों का अध्ययन, सदिश, है ना, वेक्टर एनालिसिस कहलाता है। देखो, इसको आप कई तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेथड एक, इसको करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। सबसे पहला मेथड वन, मेथड वन, आ जाओ बाय ऑप्शन, नीचे वाले ऑप्शन में से कोई ना कोई तो, नीचे वाले ऑप्शन में से तो कोई बी होगा, ऑप्शन में से तो कोई बी होगा, करके देख लो किसकी गुणा ए के साथ, कौन इनमें से किसको बी माने कि ए के साथ डॉट गुणा एक आती हो, तो इसके साथ करोगे ए डॉट बी करोगे तो ये हो जाएगा आई, एक माइनस एक प्लस एक, एक आ गया, मतलब ए भी दावेदार है। अब इसको ट्राई करें तो दो माइनस के, भैया ये भी विनर है, ये भी विनर है, दो माइनस एक ये भी काम कर रहा है, इसके साथ ट्राई करें ये भी काम कर रहा है, बस ये काम नहीं कर रहा, सिर्फ एक डी कटेगा, बाय ऑप्शन जाएंगे तो सिर्फ डी कटेगा एक, लेकिन कोई बात नहीं, अभी और भी है, अभी कहानी बाकी है। अब देखते हैं इनमें से एक तो कट गया, है ना, इतनी बात ही अच्छी है, ये तो एक तो कटा, डी तो कटा, डी जो है ये ऑप्शन अगर इसको बी वेक्टर माने, ए के साथ डॉट गुणा करे तो एक नहीं आएगा, दो आएगा, तो ये तो कटा। चलो अभी आगे चलते हैं, अभी और बाकी है कहानी में, अभी क्रॉस गुणा करनी है, क्रॉस गुणा कितनी आनी चाहिए, जे माइनस के आनी चाहिए, तो इनमें से कौन है, बचे हुए तीन ऑप्शन में से कौन है जिसके साथ क्रॉस गुणा जे माइनस के आएगी, इतने में पकड़ में आ जाएगा। अब भैया पकड़ में आ जाएगा, आ जाओ, तो कहीं भी एक ऑप्शन से ट्राई कर लेते हैं, इस ऑप्शन से ट्राई कर ले, ठीक है। पहले तो हमने ए डॉट बी से एक ऑप्शन इलिमिनेट कर दिया कि ए डॉट बी बराबर वन कौन दे रहा है, ए डॉट बी वन जो है वो सिर्फ ए बी सी दे रहे हैं, डी कट गया। अब आ जाओ क्रॉस गुणा पे, किसकी क्रॉस गुणा, किसकी क्रॉस गुणा जे माइनस के बराबर आ रही है,
कौन जे माइनस के के बराबर क्रॉस गुणा देगा। तो यहाँ पे देखें अगर हम, तो आई जे के ए वेक्टर तो ये खुद हो गया, एक 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 एक। अगर इसके साथ मैं इस ऑप्शन को ट्राई करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 0 0, और इसको ट्राई करने पर 0 0 तो आई आ जाएगा, 0 ही आई, और -0 माइनस माइनस प्लस जे, और फिर ये कटा ये माइनस के, और जे माइनस के ही चाहिए, जे माइनस के। वाह, विनर हमारे विजेता हैं सी। डन हो गया। तो बाय ऑप्शन ऐसे काम करेगा। ठीक है, अब दूसरा लगाते हैं, मेथड नंबर 2। दूसरा मेथड 2 है कि हम ऐसे भी तो कर सकते हैं इसको। अभी जो हमारा फॉर्मूला था कि ए क्रॉस बी का परिमाण के परिमाण का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी के परिमाण का स्क्वायर बराबर ए के परिमाण का स्क्वायर इंटू बी के परिमाण का स्क्वायर। तो यहां से निकाल लो, ए क्रॉस बी का परिमाण कितना है, ए क्रॉस बी का परिमाण है √2। ए क्रॉस बी का परिमाण कितना है, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, √2 आ गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, प्लस ए डॉट बी कितना है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ए का परिमाण हो गया √3, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, बी के परिमाण का स्क्वायर, बी का परिमाण आ गया 1। देखो इसमें से कौन सा वेक्टर है जिसका परिमाण 1 है, तो इसका परिमाण 1 वाला यही बंदा है, यही ऑप्शन है जिसका परिमाण 1 है। तो ये लो, ये मेथड 2 हो गया, आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, एक तीसरा मेथड और हो सकता है, मेथड नंबर 3। ये थोड़ा लंबा जाएगा कि आप बी वेक्टर को मान लो, मेथड 3। माना बी वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये कोई बी वेक्टर है, ए डॉट बी बराबर 1 है, ए डॉट बी बराबर 1 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। अब आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके तीनों का जोड़ 1 आता है। तो भाई इसमें बहुत सारे हैं जिनके तीनों का जोड़ 1 आता है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, बट डी गलत है। तो आगे चलते हैं, कोई ना, कुछ नहीं मिला, कोई फायदा नहीं मिला, कोई ना, आगे बढ़ते हैं। ए क्रॉस बी बराबर दिया हुआ है हमें जे माइनस के, जे माइनस के यानी आई तो 0 है, 0 आई है, 0 आई माइनस जे प्लस के प्लस जे माइनस के। आई जे के 1 1 1 एक्स वाई जेड बराबर दिया है 0 आई प्लस जे माइनस के। इसे सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा z माइनस वाई आई कैप जे जेड माइनस एक्स जे कैप प्लस वाई माइनस एक्स के कैप। दोबारा से y माइनस जेड माइनस वाई आई कैप जे जेड माइनस एक्स जे कैप वाई माइनस एक्स के कैप बराबर में है 0 आई प्लस जे माइनस के। तुलना करने पर आई से आई की तुलना करोगे तो जेड माइनस वाई बराबर 0 आ जाएगा, जे से जे की तुलना करने पर माइनस जेड प्लस एक्स बराबर 1 आ जाएगा,
नंबर 3, के से के गुणांक की तुलना करने पर y माइनस एक्स बराबर 1 आ जाएगा। तो यहां से y बराबर z आ गया, y बराबर z, ठीक है। y बराबर, y और z बराबर आ गए। अब y और z का मान लेकर किसी भी में रख दो, मान लो इसमें रख दिया, y की जगह z रख दिया तो z माइनस एक्स बराबर 1 आ गया। ये दोनों समीकरण आपस में आमने सामने ले लो। कुछ क्रॉस गुणा में गलती की है, देखना एक बार, कुछ तो गड़बड़ हुई है। y माइनस मैंने क्रॉस गुणा एक बार ठीक कर लूं, z माइनस वाई आई कैप जे z माइनस एक्स जे कैप के, और ये हो गया y माइनस एक्स के कैप। तो z माइनस वाई बराबर 0 हो गया, माइनस, अच्छा ये माइनस 1 था, ये माइनस 1 था, तो z का मान रखने पर y बराबर z, तो ये हो गया z माइनस एक्स बराबर माइनस 1। तो z बराबर हो गया आपका x माइनस 1। अब हमारा समीकरण नंबर 1 जो है उसमें मान रख लो, कोई कैलकुलेशन गलती हो रही है यार। y माइनस एक्स बराबर माइनस 1, ठीक कर दी, फिर भी ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ है। z बराबर x माइनस 1 आ गया, और अगर मैं ये मान वहां रखता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड में मान रखता हूं, तो मुझे z का मान मिल जाएगा, और गलत मिल रहा है। चलो देखते हैं, भी पता चल जाएगा। y की, x की जगह क्या रख सकता हूं, x की जगह यहां से z प्लस 1 आ जाएगा, x की जगह z प्लस 1 मिल गया, ठीक है। y की जगह z आ गया, z की जगह z आ गया, बराबर 1 आ गया, 3z बराबर 0 आ गया, जिससे z का मान 0 आ गया। अब z का मान 0 रखने पर y का मान 0 आ गया, z का और y का मान 0 रखने पर x का मान 1 आ गया। तो आपका सदिश बन गया b सदिश बराबर i कैप 0 j कैप और 0 ही k कैप, i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। तो इस तरीके से 3 मेथड से किसी भी तरीके से आप इसको निपटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला a क्रॉस i कैप के परिमाण का स्क्वायर a क्रॉस j के परिमाण का स्क्वायर a क्रॉस k के परिमाण का स्क्वायर कितना होगा अगर a का परिमाण 1 हो तो, a का परिमाण 1 हो तो। ये पेपर में कई बार आया हुआ है, पेपर में कई बार आया हुआ है। परिमाण निकाला, उसमें हमने परिमाण निकाला था। परिमाण, ये रहा आपका a क्रॉस b का परिमाण, a क्रॉस b का परिमाण, ये रहा, ये a क्रॉस b है। अगर इसका परिमाण निकाला जाए तो कितना आएगा, अंडर रूट i के गुणांक का वर्ग, i इसमें है ही नहीं तो 0,
प्लस जे के गुणांक का वर्ग जो कि 1 है, प्लस के गुणांक का वर्ग जो कि -1 है। ये हो गया। अब ए का परिमाण, ए का परिमाण अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, ये हो गया आपका √3। ये मान यहाँ पे रखा है। ए का परिमाण यहाँ आ जाएगा, ए क्रॉस बी का परिमाण यहाँ जाएगा, ए डॉट बी तो 1 है ही है, वो वहां आ गया और सॉल्व। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका, अगर चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो सीधा। इसका सीधा फॉर्मूला है कि कोई भी वेक्टर ए को अगर आई कैप के साथ क्रॉस गुणा किया जाए, फिर उसका परिमाण निकाला जाए, फिर उसका स्क्वायर किया जाए, और ऐसा ही जे के साथ दोहराया जाए। ऐसा ही आप के साथ दोहराएं और फिर सब तीनों को जोड़ दें, तो ये बराबर होता है 2 गुणा ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ए का परिमाण कितना दिया है, ए का परिमाण 1 दिया है, तो वो 1 आ जाएगा। तो आंसर आ गया 2। एक तरीका तो ये हो गया। एक है, पहले हम इस सूत्र को व्युत्पन्न करके देख लेते हैं कि सूत्र आया कहां से, है ना। पहले मैं सूत्र को व्युत्पन्न करवा देता हूं। माना ए वेक्टर मान लो, ए वेक्टर बराबर है आपका xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, कुछ भी मान लो, ये मान लिया ए वेक्टर। अब इस ए वेक्टर की मुझे आई के साथ क्रॉस गुणा करनी है। क्रॉस गुणा करूंगा तो आई जे के एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब आई वेक्टर है, आई वेक्टर मतलब ये देखो, आई लिखने का मतलब ये नहीं कि अकेला है, ये केवल आई है, केवल आई नहीं है। हाँ, बाकी सब जीरो है तो इसलिए नहीं लिखा जाता, जब बाकी चीजें जीरो होती है तो लिखते नहीं है। वैसे इसका पूरा मतलब ये होगा आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, 1 0 0 1 0 0, ये हुआ आपका आई। 0 माइनस 0 माइनस जे 0 माइनस जेड प्लस के कैप 0 माइनस वाई। जीरो आई कैप जेड जे कैप वाई के कैप। अब आगे क्या है, पहले क्रॉस गुणा करनी है, फिर परिमाण निकालना है। तो अब इसका परिमाण निकाल लो। ए क्रॉस आई कैप का परिमाण हो गया √0 का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये हो गया √z² प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, अभी आगे और करना है, आगे है स्क्वायर और करना है, स्क्वायर कर दो।
का परिमाण का स्क्वायर और करना है। स्क्वायर करने पर ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको देख के हम लोग कह सकते हैं कि क्या आएगा, जे के साथ करूं तो क्या आएगा, ठीक है। ये हमारा आई कैप के साथ अगर ये आया है, इसी को देखकर इसी प्रकार से अंदाजा लगाया जा सकता है या करके निकाला जा सकता है। निकाल सकते हो कि भी अगर मैंने जे के साथ क्रॉस गुणा की होती, आई के साथ किया तो एक्स नहीं आया, वाई और जेड आए हैं। अगर ये चीज मैं जे के साथ करता, ए सदिश क्रॉस जे कैप करता, तो ये मेरा आता जे वाला आता नहीं, बाकी दोनों आते एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी प्रकार अगर मैं के कैप के साथ करता क्रॉस गुणा, फिर मापांक निकालता, फिर स्क्वायर करता, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मुझे मिलते। ठीक है। अब अगर इन तीनों को जोड़ा जाए, ठीक है ना, अगर इन तीनों को आप जोड़ दो, आप अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये दो एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, दो ही वाई स्क्वायर हो जाएंगे, तो दो कॉमन लेकर एक साथ बाहर लिख लूं, दो ही एक्स स्क्वायर, दो ही वाई स्क्वायर, दो ही जेड स्क्वायर, है ना। तीनों को जोड़ने पर दो ही एक्स स्क्वायर, दो ही वाई स्क्वायर, दो ही जेड स्क्वायर, दो ये क्या, दो ए के परिमाण का स्क्वायर, क्योंकि ए का परिमाण अगर ए ये है तो ए का परिमाण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये दो ए के परिमाण का स्क्वायर हो गया, ठीक। एक ही बस फॉर्मूला और बता दो, थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया गया, घुमाया गया। नहीं सचिन, वीडियो क्वालिटी चेंज नहीं हो सकती, 240 मिनिमम रहेगा, 240 मिनिमम रहेगा। आप पता नहीं, अब शायद हो सकता है कंपनी ने कर रखा है, तो कंपनी ने बहुत सोच समझ के किया होगा, कंपनी को लगा होगा कि 144 पे कुछ दिखता नहीं है या साफ नहीं आता होगा, तो उन्होंने 240 पे रखा है। देखो आप एक बात समझ रहे कि डेटा के लिए पढ़ाई नहीं रुक सकती। आप लोग ये कहोगे डेटा कम पढ़ रहा है, नहीं। अब ऑनलाइन अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो आप डेटा के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते। ऑनलाइन का मतलब भी डेटा है, डेटा तो खाएगा ही खाएगा। और ऑनलाइन की जो फीस है ना, उसमें आप पूरे साल भर खूब डेटा यूज करो तो भी ऑफलाइन के बराबर नहीं है। तो वही कह रहा है 144 पे ब्लर आता है, तभी तो हटाया है, तो कोई कारण जरूर है कि 144 को हटाया गया, तो ब्लर आता है वो। और फिर दूसरी बात है, इस बात को कोई नहीं बनता यार, ऑफलाइन में आप 10 गुना 12 गुना खर्च करते हो। और आप ऑफलाइन जो है, ऑफलाइन के अंदर आप टेम्पो टेम्पो का किराया, अपने घर से कोचिंग जाने का, लाइब्रेरी जाने का, उसका किराया इतना ज्यादा हो जाता है आपका, और आप ये कह रहे हो, है ना। अगर मान लो आप ऑफलाइन ज्वाइन करते, मैं ऑफलाइन की फीस की तो बात करूंगा ही नहीं, या ऑफलाइन में जिस हॉस्टल में आप रहते थे वो भी काउंट नहीं करता, कि मान लीजिए आपने कुछ नहीं खाया, आप सड़क पे रहे, आपने कुछ खाना वाना नहीं खाया, ठीक है ना, तो इतना भी एक बेसिक चीजें भी अगर आप जोड़ते हैं ना, कि आप जहां भी रहते हैं वहां से अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं, तो उसका टेम्पू किराया जो है ना, वो महीने का 10-10-20 रुपए, तो शायद 10 रुपए तो नहीं लगते होंगे, ज्यादा लगते होंगे, मान लीजिए 10 की रेट ही चल रहा है, 10 रुपए जाने का, 10 रुपए आने का, तो 20 रुपए के हिसाब से महीने का होता है 600 रुपए, टेम्पू किराया 600 रुपए होता है। और आप कह रहे हैं यार डेटा, सर डेटा बहुत लग रहा है।
तो ये चीजें बिल्कुल देखो, डेटा लगेगा ऑनलाइन, अगर आप पढ़ रहे हैं डेटा लगेगा। अब आप ये नहीं कह सकते सर डेटा, तो जाइए लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, 500 रुपए 700 रुपए में लाइब्रेरी है, वो ज्वाइन करिए। और अब तो 5G अनलिमिटेड है वैसे भी। और फिर दूसरा देखो, सीधी सी बात, ऑनलाइन पढ़ रहे हो डेटा लगेगा। अब आप कहोगे सर 2 क्लासेस कम कर दो, डेटा ज्यादा लग रहा है, तो ये 2 क्लासेस कम की जा सकती है, मैं 2 क्लास कम कर दूं क्योंकि आपका डेटा ज्यादा लग रहा है। सोचिए मेरी बात को, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं हमें, आपकी ऑनलाइन में डेटा ज्यादा लग रहा है तो मैं 2 क्लासेस कम कर दूं, कल हो सकता है कल ये मांग यहाँ तक भी चली जाए, तो सर आप पढ़ाते बहुत हो, थोड़ा कम पढ़ाइए, डेटा बहुत लगता है। आपकी पहली तनख्वाह में है ना, पहली तनख्वाह, सिर्फ पहली तनख्वाह में सारे निकल जाएंगे। अगर लग गए तो पहली तनख्वाह में सारे निकल जाएंगे, और नहीं लगे तो सब कुछ डूबने वाला है ही। तो फिर क्या फर्क पड़ता है, तिरेंगे तो सब तिर जाएंगे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो, किसके बराबर होता है, ए डॉट बी के परिमाण का। अब ये गौर करो, इस बात को क्या लिखा जा सकता है, ए डॉट ए, यही बताया था, ये ए डॉट ए है, बी के परिमाण का स्क्वायर मतलब बी डॉट बी, यही था। 3 चीजें बताई थी कि ए सदिश का स्क्वायर बराबर होता है ए डॉट ए, बराबर होता है ए के परिमाण का स्क्वायर। तो इन तीनों को आपस में अदला बदली करके लिखा जा सकता है, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, आपस में कोई भी जिसकी जरूरत हो वो आप लिख सकते हैं। तो वही तो बता रहा ना कि डेटा के लिए हम नहीं जा सकते यार, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन का मतलब ही डेटा है, ऑनलाइन क्लास का तो मतलब ही डेटा है। आपका टेम्पो किराया बच गया ना, आप ये खुश हुई है कि आपका टेम्पो किराया नहीं लग रहा, तो टेम्पो किराया का मतलब डेटा मान लो। जो टेम्पो लगता था या जो बाइक पे जाते थे, है ना, बाइक पे जाते थे तो तेल जलता था, तो उस तेल का कॉस्ट मान लीजिए, या टेम्पो का किराया मान लीजिए, ऑफलाइन जो आप कोचिंग जा रहे थे उसका टेम्पो किराया या पेट्रोल का वो जोड़ लीजिए, वो डेटा लग रहा है, बस इतना ही तो है। अब आप कहोगे डेटा भी कम करना चाहता हूँ, तो भाई फिर ये तो बड़ी मुश्किल काम है। अब एक क्वेश्चन है बड़ा प्यारा है, थोड़ा दिमाग लगा के करिएगा, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, दिमाग लगा के इसको करना है। और राजस्थान में तो क्या ऑफलाइन की कोचिंग, चाहे कोई कोचिंग कर लो, कोचिंग की फीस इतनी ज्यादा नहीं है, किसी भी कोचिंग की फीस इतनी ज्यादा नहीं है जितना वहां रहना महंगा है। राजस्थान में तो है ना, मुर्गी से ज्यादा मसाला महंगा है, यहाँ तो जो कहावत होती है मुर्गी से ज्यादा मसाला महंगा है, तो राजस्थान में तो ऑफलाइन कोचिंग अगर कोई करता है तो मुर्गी से ज्यादा मसाला महंगा है। कोचिंग की फीस 10,000 20,000 30,000 40,000 मान लो, शायद उससे कम ही है, लेकिन मानते हैं 40,000 तक भी जाती है। लेकिन रहने का रेंट, अगर आप कहीं भी जयपुर में या कोटा में या फिर जोधपुर में कहीं जगह भी रहते हैं, तो आपका 5,000 7,000 8,000 महीने का खाना पीना रहना, एवरेज पीजी का किराया 7,000 रुपए, 7,000 है। अगर आप 12 महीने रहते हैं तो 12 सत्ते 84, 84,000 तो आपका सिर्फ इतना का हो गया। उसके अलावा और सारी चीजें, टेम्पो से जाना आना, आपने कोई और एक्स्ट्रा चीज, कभी आपका गलती से एक बर्गर खा लिया तो वो जुड़ जाएगा, एक पिज्जा खा लिया वो जुड़ जाएगा, कभी हो गया आज गोलगप्पे खा लेते हैं, गोलगप्पे खा लिए वो जुड़ जाएंगे। 84,000 तो तब है जब आप बिल्कुल वही खाओ जो खिलाया जाए, एग्जैक्टली वही, ना कम ना ज्यादा। पर कहीं भी आपके मन में आ गया कि एक चाय और पी लेता हूँ, तो ये 84,000 पार कर जाएगा और सीधा 1,10 पे पहुंच जाएगा। तो इतना तो रहने का खर्चा है, पढ़ाई लेना देना नहीं है इसका, पढ़ाई की तो अलग फीस है, सिर्फ उस शहर में रहने का खर्चा आपका 1,00,000 रुपए है, 1 साल तैयारी करने का।
अच्छा, जोधपुर में 8 से 9 हजार रुपए है। ओ, वही तो कह रहा हूँ, कोचिंग की फीस चाहे कितनी कर दो, कोचिंग की फीस से ज्यादा तो रहना महंगा पड़ता है। ऑफलाइन का रहने का चार्ज सबसे ज्यादा है। और फिर भी कोई ये नहीं कोई शाही 5 स्टार होटल में रह रहे हो, 8-9 हजार में भी आप एक, है ना, 4x4 का रूम मिलेगा जिसमें, या 4x4 या 5x5 का मिलेगा, वो भी 8 से 10 हजार रुपए में। कोई ये नहीं कि 5 स्टार होटल में ठहरा रहे हैं आपको। अच्छा, अब इसको ध्यान से देखो, क्या करने वाले हैं हम लोग। हम ये करने वाले हैं कि यहां से ए वेक्टर निकालने वाले हैं, और ए वेक्टर का मान निकाल के यहां रख देते हैं। ए वेक्टर अगर मैं इसमें से निकालूं जो मुझे दिया गया है, तो ए वेक्टर बराबर आ जाएगा -2b वेक्टर -3c वेक्टर। और जहां जहां पर भी ए वेक्टर है इसे रख दो, जहां जहां पर भी ए वेक्टर है इस मान को उस जगह पे रख दो, वहां पे स्थापित कर दो। तो एक तो ए यहां है, यहां रख दो, एक यहां ए है, यहां रख दो, दोनों जगह पे ए डाल दो। तो ए की जगह -2b -3c, ये ए वेक्टर की जगह मैंने, वो जो ए वेक्टर था इसकी जगह मान रख दिया। क्रॉस बी बाहर रहेगा, क्रॉस बी प्लस आगे बी क्रॉस सी है, बी क्रॉस सी को एज इट इज रहने दिया क्योंकि यहाँ ए है ही नहीं, बस जहां ए है मैं वहां मान रख रहा हूं, जहां ए है मैं सिर्फ वहां मान रख रहा हूं। ये रहा ए की जगह आ जाएगा आपका -2b -3c। ये लो, अब जहां जहां ए था वहां वहां मान रख दिया। मैं ब्रैकेट खोलने वाला हूं, आ जाओ, आओ मेरे साथ मिलके ब्रैकेट खोलते हैं। तो ध्यान देना, ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, सेम वेक्टर आ गए, सेम वेक्टर आते ही क्रॉस गुणा 0, सेम वेक्टर आते ही क्रॉस गुणा 0, क्योंकि जब भी दो सेम वेक्टर क्रॉस गुणा करते हैं तो उनके बीच का कोण 0 होता है, इस वजह से क्रॉस गुणा साइन से बनती है, इसलिए वो भी 0 होगी। तो ए क्रॉस ए कितना हुआ, 0 वेक्टर हुआ, तो वो 0 वेक्टर हो गया, डन, एक काम खत्म। चलो एक तो पीछा छूटा, अब इसका इसके साथ गुणा होगा, ठीक है, -3 सी क्रॉस बी आ गया, कोई बात नहीं, प्लस बी क्रॉस सी, ठीक है, आगे ये ब्रैकेट खुलेगा, -2 गुणा सी क्रॉस बी, माइनस ये देखो सी, ये सी सेम वेक्टर, ये 0 हो गया, ये बात खत्म, ठीक है। अब यहां ठीक कर लेते हैं, बी क्रॉस सी को सी क्रॉस बी और सी क्रॉस बी को बी क्रॉस सी लिखा जा सकता है, आगे पीछे किया जा सकता है, आगे पीछे करने से बस माइनस का चिन्ह आता है, तो कोई बात नहीं, आने दो, अच्छी बात है, आज तो माइनस पहले से ही बाहर खड़ा है, एक माइनस और मिलेगा तो इसका भी भला हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बी क्रॉस सी आ गया, प्लस बी क्रॉस सी, प्लस इसको भी चेंज कर रहे हैं, आगे पीछे ला रहे हैं, माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस बी क्रॉस सी, कितने बी क्रॉस सी हो गए, 2 ये हो गए, 1 ये हो गया, 3 ये हो गया, टोटल मिला के कितने हो गए, 6 बी क्रॉस सी हो गए। तो आंसर आ गया 6 बी क्रॉस सी, ये आंसर है। बस थोड़ा सा क्रिएटिव था कि भाई ए का मान निकालो, ले जाके उसमें रख दो, ए वाले सारे कुछ 0 हो जाएंगे, सेम वेक्टर क्रॉस गुणा होंगे वो 0 हो जाएंगे, और आपका आंसर बच जाएगा। सही है, नहीं हो सकता, ये चीज नहीं हो सकती, मैंने कहा डेटा के साथ आप बात ना करिए, डेटा कुछ नहीं हो सकता, डेटा जो है सो रहेगा। अभी आपने मत पूछो, बच्चों की भलाई हो जाएगी, जो बच्चा डेटा से डरेगा वो कैसे पढ़ेगा। चलो एक क्वेश्चन ये लेते हैं, अब इसे समझो, पढ़ो, क्या कह रहा है। देखो ये भैया कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है,
ठीक है, इसमें ए बी वेक्टर ये दिया गया है, ए डी वेक्टर ये दिया गया है, और बी डी वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करना है। बी डी वेक्टर, अब सोचो ए बी वेक्टर आपको दिया है, ए डी वेक्टर आपको दिया है, समांतर चतुर्भुज आपको दिया है, और बी डी निकालना है, और बी डी का फिर एकांक सदिश निकालना है। पहले तो बी डी निकालना है, फिर बी डी का एकांक सदिश निकालना है। सोचो कैसे निकलेगा? नहीं, हो नहीं सकता ना सचिन। कुछ चीजें ऐसी है जो हर चीज की मांग नहीं बनाई जा सकती। 240 अगर कंपनी ने किया है, तो मैंने पहले कहा कि कंपनी ने किया तो कुछ सोच समझ के किया है ना। उन्हें कोई आपसे कोई परेशानी नहीं है, वो चाहते थे 144 क्यों 60 पे भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। तो ये नहीं, मेन क्वालिटी भी तो मेंटेन करनी पड़ती है ना, कि अगर आप वीडियो की क्वालिटी खराब आएगी तो बच्चे का पढ़ के क्या करेगा? तो फिर आपको सर आवाज को भी थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा सा धीमा कर दो, ताकि डेटा बच जाए। फिर ये डेटा बचाने वाली चीज नहीं काम करेगी। सोचो कैसे लगेगा, कैसे निकलेगा ये, कैसे निकलेगा ये? मैं समांतर चतुर्भुज बनाता हूं और देखो और समझो कि कौन सी प्रमेय या कौन सी चीज या कौन सा नियम यहाँ पे बैठने वाला है। ये है आपका समांतर चतुर्भुज, ए बी सी और डी, ये समांतर चतुर्भुज है। इस समांतर चतुर्भुज में ए बी आपको दिया है, मतलब ए बी वेक्टर जो है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। ए बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i 4j 5k, ए बी दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है ए डी, ए डी आपका वो रहा i प्लस 2j प्लस 3k। समांतर चतुर्भुज है तो ए डी और बी सी समांतर होंगे, लंबाइयां भी बराबर होगी, यानी यही सदिश ये होगा, दोनों सदिश सेम होंगे, दोनों सदिश सेम होंगे। तो यही आपका सदिश यहाँ पे आ जाएगा, है ना। बीसी सदिश बराबर एडी सदिश, जो एडी होगा वही आपका बीसी होगा, क्योंकि दोनों समांतर है, समांतर है मतलब दिशा बराबर है, और दोनों की लंबाइयां बराबर है। तो एडी आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है बीडी, बीडी ये निकालना है। चलो, अरे वाह, ये निकालना है, बीडी निकालना है, ये निकालना ही नहीं है, ठीक है, फिर बिना मतलब में टाइम खराब, बीडी निकालना है। अब देखो, त्रिभुज नियम अगर हम लगाए तो त्रिभुज नियम से ये दो भुजाएं तो एक दिशा में है, और ये बंद कर रही है, बंद कर रही है वो परिणामी होती है, जो बंद करती है वो परिणामी होती है। देखो ये, देखो ये ए बी बी डी, तो इन दोनों का जोड़ बराबर होगा एडी। त्रिभुज नियम यही तो कहता है, जो भुजा बंद करती है, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से शुरू हो जाओ, जो दो भुजाएं और जो बंद कर रही है वो परिणामी होती है। तो बंद कौन कर रही है? एडी। तो ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी बराबर हुआ ए बी प्लस बी डी बराबर हुआ ए डी। और हमें तो बी डी निकालना है ना, बी डी निकालना है, ठीक है। तो बी डी बराबर हो गया ए डी माइनस ए बी, ए डी में से ए बी घटा दो, ए डी कहाँ है? ये रहा, ए डी में से ए बी घटा दो, ये रहा। तो आई माइनस का आई, 2j में प्लस 8k। अच्छा, क्वेश्चन अभी आगे और पूछे, आगे और है, एकांक सदिश निकालो। तो पहले देखो यहाँ उत्तर आ गया क्या? यहीं पे आ जाएगा यार, काम तो यही हो जाएगा। ना ना, 2 है, 2 है, लेकिन अंडर रूट वाला ही उत्तर होगा, क्योंकि आएगा तो अंडर रूट में, है ना, क्योंकि मैं बीडी का एकांक सदिश पूछ
है, BD कैप पूछा है, तो BD कैप बराबर हो जाएगा BD सदिश बटा BD का परिमाण। तो ये तो आपका BD सदिश हो ही गया, I माइनस 2J प्लस 8K बटा परिमाण। परिमाण हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 64 89 69। ये हो गया, सी आपका आंसर हो गया। इसमें समांतर हो जाए तो नहीं बता रखी, मतलब समांतर हो जाए तो, वैसे समांतर चतुर्भुज की जरूरत नहीं थी, ये बिना मतलब में समांतर चतुर्भुज दे दिया। अगर ये समांतर चतुर्भुज ना भी होता ना तो भी काम कर जाता है, क्योंकि त्रिभुज नियम है। त्रिभुज नियम का क्या समांतर चतुर्भुज से लिया, ये त्रिभुज नियम लगाया हमने। और अगर ये समांतर ना भी होती ना, अगर ये समांतर चतुर्भुज ना होता, ये कोई नॉर्मल चतुर्भुज होता तो भी यही उत्तर होता। अगर ये कोई सिंपल चतुर्भुज होता, अगर ये समांतर चतुर्भुज ना देकर, ये तो बिना मतलब में सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, अगर ये ना भी होता तो भी हमारा उत्तर यही होता, क्योंकि हमने समांतर चतुर्भुज का उपयोग किया ही नहीं है, हमने त्रिभुज का उपयोग किया। यार वो तो चतुर्भुज बनता तो त्रिभुज अंदर बनता ही बनता, वो तो बनना ही था। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समांतर चतुर्भुज है या नहीं है, ठीक है ना। देखो क्लोज ऑप्शन, ये समझो, ये जो ये ऑप्शन बनाए जाते हैं ना, ये ऑप्शन इसीलिए बनाए जाते हैं कि आप गलतियां करो। ये देखो, ये अंडर रूट ना लगना, एक पे अंडर रूट लगा हुआ है, इनको समझो, इनकी है ना, इनके एनालॉजी समझो। ये ट्रैप है, ये खून खराबे वाले क्वेश्चन है, ये नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि इनको पता है, ये जो बनाए जाते हैं इनको पता है कि बच्चा उत्तर मिलने के बाद में नहीं रुकता। जैसे स्कूल की छुट्टी होने, घंटी होने के बाद क्या होता है, जब आप बचपन में स्कूल में पढ़ते थे और घंटी बजती थी तो क्या होता था, उसकी कल्पना करिए, उस घटना की कल्पना करिए कि जब आप लोग स्कूल में थे, छोटे थे, मतलब दूसरी तीसरी चौथी में पढ़ते थे और घंटी बजती थी टन 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 छुट्टी वाली। उसके बाद क्या होता था, आप होश खो देते थे, आपको कोई पता नहीं कि रबड़ कहाँ पड़ा है ना, पेंसिल कहाँ पड़ी है, कॉपी कहाँ पड़ी है, छोड़ो घंटी बज गई बस, आजाद, आज से हम आजाद हैं। तो वो जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग आज भी है। जैसे आपका उत्तर आ जाता है, उसके बाद में आपको ऐसा लगता है कि घंटी बज गई, और फिर आप जल्दबाजी में आके किसी पे टिक मार देते हैं। ये जो घंटी बजने वाली जो है ना चीज, ये फिर नेगेटिव मार्किंग चली जाती है। और एवरेजन 4 से 5 सवाल आपके इस तरीके से गलत होते हैं, जहां आपने निकाला कुछ होता है, टिक कुछ किया होता है, क्योंकि जल्दबाजी में होता है। वो घंटी वाला फैक्टर काम करता है, वो इफेक्ट काम करता है, वो घर जाने की जल्दी। तो यहाँ पे वो घर जाने की जल्दी हो जाती है कि आ गया, ये टिक लगा दो। और कई बार क्या होगा, ये अंडर रूट लगाने के बजाय बिना अंडर रूट वाले पे टिक लग जाएगा, और इतने में वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। न्यू स्लाइड के बाद जो ब्लैक वाली स्लाइड ही है यार, अगर आंखों में प्रॉब्लम होती तो सबसे पहले मुझे होती, क्योंकि मैं इसके एकदम नजदीक हो। देखो तुम तो इतना नजदीक हो ही नहीं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो सबसे पहले मुझे होती, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो सबसे पहले मुझे होती, क्योंकि मैं इससे ज्यादा नजदीक, मुझसे ज्यादा नजदीक तो कोई नहीं है, मैं तो ऐसे रहता हूँ। देखो और इतनी बड़ी स्क्रीन, आपका मोबाइल तो इतना ही होगा, है ना, इसमें कम से कम आपके 100 मोबाइल तो बनते होंगे इस बड़ी स्क्रीन में, इतनी में। तो सोचो 100 मोबाइल के पास में खड़ा हूं मैं ऐसे, है ना, 100 मोबाइल के पास में खड़ा हूं। तो अगर आपको कोई चीज अगर मोबाइल को 100 दिन देखने से नुकसान पहुंचाती होगी, तो मुझे वो एक दिन में पहुंचाती होगी। और मैं 4 साल तो मुझे हो गए ऑनलाइन में, ज्यादा ही हो गए होंगे अब तो, 4.5-5 हो गए, 4.5-5 साल से हूँ, और नंबर इतना भी नहीं बढ़ा, इतना भी नंबर चेंज नहीं हुआ। तो ये सिर्फ भ्रम है, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से। देखो ब्लैक पेज का इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आंखें खराब नहीं होती। अब ये प्रिंट आउट के मकसद से नहीं बनाए जाते कि प्रिंट आउट अच्छे आए, मकसद ये था कि आपकी आंखों पे जोर ना आए, मेरी आंखों पे भी जोर ना आए, क्योंकि आंखें ज्यादा जरूरी है। तो ब्लैक, अच्छा एक तो ब्लैक पे साफ दिखता है, एक तो ब्लैक पे साफ दिखता है कि एकदम चीजें जो भी बनाते हैं वो साफ दिखता है। दूसरा, आंखों पे नुकसान कम से कम पड़ता है। तो ब्लैक में आप 5 क्लासेस ले पाएंगे, व्हाइट में आप 2 ही क्लासेस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो आंखों पे बहुत लाइट आती है। तो ब्लैक में ज्यादा क्लासेस ली जा सकती है, तो हमें ज्यादा क्लासेस लेनी है, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से।